गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है, हम 22 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आराम से सभी फैक्ट, सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी वे में सभी क्वेश्चन को यहां पर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 21 जनवरी 1972 को किन तीन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो देखिए, तीन राज्य जिन्हें 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये तीनों राज्य 21 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं एक साथ। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पूर्वोत्तर के हमारे तीन राज्य हैं। 1971 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब लाया गया? 1971। और इसके आधार पर 1972 में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीन राज्यों को हमने पूर्ण राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया था। तो तीनों राज्य का फाउंडेशन डे 21 जनवरी को तब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, यहां पर आंसर देख लेते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है। इस साल 2025 में 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों ने अपना 53वां फाउंडेशन डे मनाया है। कौन सा? 53वां फाउंडेशन डे। कैजुअली देखिए, फाउंडेशन डे पता चल गया कि 21 जनवरी को है तीनों राज्य का। तो एग्जाम में काफी बार हमने क्वेश्चन ऐसा भी देखा है कि किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को नहीं मनाया जाता। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी एग्जाम में तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि तीन राज्य कौन से हैं जिनका 21 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाया जाता है एक साथ। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। और इस साल 2025 में 53वां फाउंडेशन डे है। कैजुअली सारे स्टेट की हम बात कर लेते हैं, जो बेसिक डेटा है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला त्रिपुरा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कोकोबोर दिवस के लिए, है ना। कोकोबोर डे त्रिपुरा में मनाया जाता है 19 जनवरी को। इसकी कैपिटल है अगरतला। तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है, बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक। कोकबोरोक को क्योंकि राज्य की ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित किया गया था, इसीलिए 19 जनवरी को त्रिपुरा में कोकोबोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्र सेन रेड्डी और सीएम के पद पर कौन है? मानिक साहा। मणिपुर की बात करते हैं। इम्फाल कैपिटल है अजय कुमार भल्ला, यहां के गवर्नर के पद पर हैं, और सीएम के पद पर हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी के। मेघालय, शिलोंग कैपिटल है, CH विजय शंकर यहां के गवर्नर हैं, और कॉनरॉड संगमा यहां के चीफ मिनिस्टर के पद पर है। अगर हम नेबर स्टेट की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले त्रिपुरा। कल मैंने आपको बताया था एक इंटरनेशनल बाउंड्री तीन ओर से त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, तो यह है बांग्लादेश। और दो स्टेट इंडियन जो टच करते हैं त्रिपुरा को, असम और इधर है मिजोरम। सेकेंड, मणिपुर की बात करें तो आप देखिए मणिपुर कहां देखने को मिल रहा है, ये इससे टच होते हैं जो इंडियन स्टेट है पहले, नागालैंड, असम और मिजोरम। और इंटरनेशनल बाउंड्री मणिपुर की टच होती है म्यांमार के साथ। तीसरा आता है हमारे पास कौन? मेघालय। मेघालय अगर हम देखें तो मैप पर कहां देखने को मिल रहा है, यह है हमारा मेघालय, जो कि असम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ये किससे? तो ये है बांग्लादेश। तो ये तीनों राज्यों की इंटरनेशनल बाउंड्री और नेबर स्टेट के बारे में हमको पता चला। हाल ही में लॉन्च हुई द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा के बाद दुनिया कैसी रहेगी, इस बुक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। आप सभी को पता है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य में युद्ध चल रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसने कभी एक आतंकवादी अटैक किया था इजराइल पर अक्टूबर 2023 में। तो फिर उसके बाद तो इजराइल चुप रहने वाला देश वो है भी नहीं। तो उसके बाद जो उसने अटैक किया तो लगभग पूरे गाजा को इजराइल ने खत्म किया है। अभी तक जो परिस्थिति है, युद्ध अभी रुका हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल ने लगभग गाजा को काफी हार्म किया है। तो पंकज मिश्रा ने उस पृष्ठभूमि पर एक बुक लिखी है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नाम की। इस बुक में पंकज मिश्रा ने गाजा की परिस्थिति के बारे में बताया है कि गाजा पर लगातार इजराइल के जो अटैक हो रहे हैं वो किस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन
वहां पर देखने को मिल रहा है। जो इथिक्स होते हैं ए ह्यूमन में, वो लगभग कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा को खत्म करने की फिराक में। तो इन सभी चीजों को लेकर अपने इस बुक में बताया है पंकज मिश्रा ने, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा में। पंकज मिश्रा की बात करते हैं तो भारत के बहुत फेमस निबंधकार हैं, इसके अलावा नॉवेलिस्ट हैं और एक सामाजिक, है ना, एक विचारक है पंकज मिश्रा। इनकी बुक है। पंकज मिश्रा को वैसे नॉवेल लिखने के लिए, इनके निबंधकार हैं क्योंकि उपन्यासकार हैं, तो इनके उपन्यास के लिए काफी अवार्ड भी दिए गए। अधिकतर इनके पास जो अवार्ड है वो इंटरनेशनल अवार्ड है। जैसे क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड 2013 में दिया गया था इनके उपन्यास फ्रॉम द रूइंस ऑफ एम्पायर के लिए। 2014 में इसी उपन्यास के लिए लिप्जिंग बुक अवार्ड भी दिया जा चुका है और 2014 में विंडहैम कैंपबेल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है किसको, पंकज मिश्रा को। अब इनकी बुक रिलीज हुई है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के नाम से। अभी हमने एक और बुक के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कुछ सेशंस पहले, अमिताभ कांत। क्योंकि देखिए ये मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, G20 शेरपा रहे हैं इंडिया में 2023 के G20 सम्मेलन में और नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, तो इनकी बुक के पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। किसकी बुक है, अमिताभ कांत की, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। तो ये सबसे ज्यादा आपको याद रखने के लिए पता होना चाहिए कि ये बुक पूछी जा सकती है ना, आने वाली जो एग्जाम्स है वहां पर ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, अमिताभ कांत की। आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। आने वाला है रिपब्लिक डे, 76th रिपब्लिक डे इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो प्रबोवो सुबियांतो को, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ओके, इस बार 2025 में 76th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में ये आने वाले हैं, इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक डे पर आप सभी के लिए देखिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट सभी कोर्सेस पर अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको सभी कोर्सेस क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। आप दोनों एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कीजिए, काफी सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे स्पेशल ऑफर आपके लिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अलग से, आप सभी के लिए 100 RGS का जो अक्षय सर का कोर्स है वो आपको 899 में अभी अवेलेबल है। सबसे लोएस्ट प्राइस है अभी तक का ये, है ना, और इन फ्यूचर भी शायद आपको देखने को ना मिले। तो 899 में आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 RGS के अक्षय सर के कोर्स को। तो आप सभी के लिए रिपब्लिक डे पर आप काफी डिस्काउंट अच्छा है, तो एप्लीकेशन को भी विजिट कीजिएगा। एप्लीकेशन में मैंने दोनों एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दोनों एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर से जाकर भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो वर्ल्ड बैंक, है ना, पूरे वर्ल्ड में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विनिर्माण को लेकर, है ना, डेवलपमेंट को लेकर वर्ल्ड बैंक काम करता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। वर्ल्ड बैंक लोन भी देता है देशों को, है ना। तो और इसके अलावा पूरा जितने भी ऐसे देश है जो कि विकासशील देश हैं या फिर पिछड़े हुए देश हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम से। अब इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का इसने अनुमान लगाया है, और यह अनुमान इसने लगाया है 6.7% का। कितना? 6.7%। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 में। वैसे 2 साल का अनुमान इसने दिया है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए और 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, और दोनों ही सालों के लिए जीडीपी ग्रोथ सेम रखी है इसने, है ना, एक अनुमान है। तो ये कितना रखा है इसने? 6.7%। इन फाइनेंशियल ईयर में जो ग्लोबल एवरेज है ना जीडीपी ग्रोथ का, वो 2.7% रहने वाला है। इसकी तुलना में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी तेज है, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बनेगा इंडिया, अभी भी है। काफी सारे फैक्टर्स हैं,
जिसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने यह रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहला, इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो एफडीआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया में। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बूस्ट है वो काफी देखने को मिल रहा है। स्टार्टअप्स के लिए इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकीकरण को अपनाया जा रहा है। जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल किया जा रहा है। तो ये कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही स्पीड से इंडिया अपना रहा है। अब अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो इंटरनेट वगैरह का कोई इतना क्रेज नहीं था, लेकिन आज अगर हम देखें तो हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 5G इवन 6G आने वाला है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी इंडिया ने बहुत ही तेजी से अपनाया है। इसी के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 और 2026-27 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया इंडिया का, वो कितना है? तो यह है 6.7%। देखिए, अभी कुछ समय पहले आईएमएफ का भी अनुमान आया था, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और इसने इन दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.5% का, और वर्ल्ड बैंक ने लगाया है 6.7% का। वर्ल्ड बैंक क्या करता है आपको पता चल गया है ना। एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसमें 1944 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी सबसे पहली बार। ऑफिशियल वर्क शुरू किया है इसने 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है, और भारतीय मूल के अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। इजी। आगे आइए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है? तो ब्रिक्स समूह का ऑफिशियली पार्टनर स्टेट बना है नाइजीरिया, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री। देखिए, यह पूर्ण सदस्य नहीं बना है, पार्टनर स्टेट के रूप में इसे शामिल किया गया है। मतलब ब्रिक्स जितने भी देश, अभी ब्रिक्स में अगर हम देखें तो ऑफिशियली 11 देश देखने को मिलते हैं। सऊदी अरब ने अभी तक परमिट नहीं किया है, लेकिन उसे शामिल कर लिया गया है। तो 11 देश देखने को मिलते हैं ब्रिक्स में। अब इन देशों के साथ नाइजीरिया भी कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और जितने भी अगर कोई एमओयू साइन होते हैं या फिर कोई समझौता होता है, प्रोटेक्ट करने की बात होती है, सहयोग करने की बात होती है, तो उसमें नाइजीरिया भी अब शामिल रहेगा, क्योंकि ये पार्टनर स्टेट बना है ब्रिक्स का। तो कौन बना? नाइजीरिया। अभी ब्रिक्स में देखिए, सबसे पहले 2006 में अनऑफिशियली ब्रिक्स की स्थापना हो चुकी थी। 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी 2006 में, लेकिन पहला जो सम्मेलन है ना ब्रिक्स का, वो हुआ था 2009 में। इसीलिए ऑफिशियली ब्रिक्स का स्थापना ईयर 2009 भी माना जाता है। पहला सम्मेलन भी 2009 में हुआ था रशिया में, रूस में। 4 देश थे। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इंक्लूड होता है, और ब्रिक का नाम हो जाता है ब्रिक्स। 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला एक संघ था ये शुरुआत में। तो पहले 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना 2006 में। 2009 में इसका सम्मेलन हुआ पहला रशिया में, और 2010 में इंक्लूड हुआ साउथ अफ्रीका। तो सदस्य हो गए 5। फिर 1 जनवरी 2024 को 5 और मेंबर जुड़े, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो 5 मेंबर जुड़े 2024 में, मेंबर हो गए 10, और अभी रिसेंटली 2025 की शुरुआत में जुड़ा है ब्रिक्स में इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हो जाती है 11। ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने 2006 में मिलकर इसकी स्थापना की थी। साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, और फिर 2024 में 5 और कंट्री, और 2025 में इंडोनेशिया। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल जीडीपी का 23% जो जीडीपी का योगदान है ना, वो ब्रिक्स देशों के, जो ब्रिक्स समूह के जो देश है ना, वहां से आता है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2009 रशिया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका। 16वीं समिट 2024 में लास्ट ईयर हुई है रशिया के कजान में। और अब 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? ब्राजील। ठीक है। तो ये ब्रिक्स की समिट से याद रख लेना। हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी योजना, इसे पहली बार अनाउंस किया गया था 2015। अभी सुर्खियों में क्यों है?
10 साल हो गए योजना को। 2025 में 22 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की इस साल 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 22 जनवरी को, मतलब आज, क्योंकि 22 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके अंतर्गत शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उद्देश्य क्या था? योजना का उद्देश्य था कि भारत में जो लिंगानुपात है, जो जिसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसको लिंगानुपात है उसको कम से कम करना, मतलब लगभग समान लिंगानुपात लेकर आना। एक ये उद्देश्य है। जो माता पिता हैं, जो लोग हैं इंडिया में, वो जो गर्ल्स हैं उनके बर्थ के प्रति भी अवेयर रहें, है ना, मतलब जो भ्रूण हत्या है उनको रोकना, और इसके अलावा महिलाओं में शिक्षा का विकास करना। मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसे पता है पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में पानीपत हरियाणा से अनाउंस किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, है ना, जो डिस्टेंस है स्त्री और पुरुष का, वो हरियाणा में देखने को मिलता है, और हरियाणा में भ्रूण हत्या के केसेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए हरियाणा के पानीपत से अनाउंस किया गया था 22 जनवरी 2015 को। अब इसकी 10वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है दिल्ली में, और कुछ पोर्टल भी लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि महिला उद्धार से संबंधित है। देखिए 10 वर्षों में क्या उपलब्धि हासिल की है, अगर हम इसकी बात करें तो 10 वर्षों में सेक्स रेशो में कहीं ना कहीं इस योजना ने सुधार में मदद की है। 2011 की जनगणना में जो सेक्स रेशो 919 था, वो अब बढ़कर ऑलमोस्ट 930 तक आ गया। ये चाइल्ड सेक्स रेशो है। ओके, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो फॉर गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि पहले 10 साल पहले 75% के आसपास था, वो अब 78% तक हो गया है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी होती है, घरों में हो जाती है, या फिर है ना जो दाया होती है गांव में, वो ही डिलीवरी करवा देती, लेकिन अब इसके कारण जो 61% तक डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होती थी, अब वो बढ़कर 97% तक पहुंच गई। तो ये कुछ उपलब्धियां हासिल की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। 2015 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था इंडिया में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर इस अवार्ड को अपने नाम किया या ट्रॉफी को अपने नाम किया? तो विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है, 2024-25 का जो खिताब है वो विदर्भ को हराकर कर्नाटका ने अपने नाम किया। तो यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी की विनर टीम हो जाती है कर्नाटका, और रनर अप हो जाती है कौन? विदर्भ, है ना। 36 रन से विदर्भ को हराया है कर्नाटका ने। फाइनल खेला गया था वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में। यह कर्नाटका का 5वां विजय हजारे ट्रॉफी है। वैसे सबसे सफल टीमें अगर हम देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, तो 5 बार कर्नाटका और तमिलनाडु ने यह खिताब अपने नाम किया। 5 बार कर्नाटका ने भी जीती है और 5 बार तमिलनाडु ने भी यह खिताब अपने नाम किया है। लास्ट ईयर जो 2023-24 का विजय हजारे ट्रॉफी खेली गई थी, उसका खिताब जीता था हरियाणा ने फाइनल में राजस्थान को हराकर। तो 50-50 क्रिकेट टूर्नामेंट है। कर्नाटका जो विनर रहा उसके मयंक अग्रवाल कैप्टन थे, और रनर अप रही विदर्भ। आयोजन बीसीसीआई करवाता है। सबसे सफल टीम तमिलनाडु कर्नाटका 5-5 बार। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया था 1993-1994 में, पहला खिताब था। और अब 2024-25 का खिताब कर्नाटका की क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया, फाइनल में विदर्भ को हराकर। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव यूज के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन मिशन के तहत सोलर एनर्जी के इनोवेटिव यूज के लिए जो प्रधानमंत्री अवार्ड है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। किसको दिया गया? यूपी गवर्नमेंट को, जल जीवन मिशन के तहत। यहां पर जल जीवन मिशन एक इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है। हर घर नल जल
है ना, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य। 15 अगस्त 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। 2000 उस वक्त जब लॉन्च किया गया 2019 में, तब एक गोल सेट किया गया था कि 2024 तक नल के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। भारत में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री है जल जीवन मिशन की, जिसके तहत ये योजना कंडक्ट कराई जा रही। अब इस योजना के तहत सोलर एनर्जी के इनोवेटिव यूज के लिए पीएम का अवार्ड या प्रधानमंत्री अवार्ड किसे दिया गया, किस स्टेट को दिया गया, तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य। अच्छा देखिए, हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, तो जल जीवन मिशन के तहत हर नल के द्वारा जल की सुविधा सबसे पहली बार पूर्णतः जिस जिले में प्रदान की गई ना, वो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, याद रख लेना। 2019 में केवल 3.2 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पाइप जल कनेक्शन था, जो कि 2025 तक बढ़कर ऑलमोस्ट 12.3 करोड़ हो गया है ना, जो कि जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया गया। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में लॉन्च किए गए एनटीटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने विकसित किया? तो एक लॉकर पहले भी आ चुका है, डिजी लॉकर, है ना। डिजी लॉकर में क्या होता था, जो आम आदमी है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर ऑनलाइन सेव कर सकता था। डिजी लॉकर पैन कार्ड, आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ऑल ओवर, जो भी ये बार बार उनको चाहिए होते हैं, तो वो एक ही जगह पर एक्सेस कर सकता था इजीली, मोबाइल में कहीं पर भी। ये डिजी लॉकर पहले लाया जा चुका है। अब इसी तरीके का, क्योंकि वो सफल हुआ, तो इसी तरीके का लाया गया एनटीटी लॉकर। इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी बिजनेस हैं, स्टार्टअप है, जितने भी कंपनीज है, एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, वो अपनी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर एनटीटी लॉकर में अपलोड करके रख सकते हैं और एक ही बार में इसे एक्सेस कर सकते हैं। बार बार सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की झंझट खत्म, एक ही बार में अपलोड करें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एनटीटी लॉकर पर, और एक ही एक्सेस में, एक ही क्लिक पर आपको इजीली सारे डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर को विकसित किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया एनटीटी लॉकर। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा सेफ करने के लिए, जो डिजिटलाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है ना देश में, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ताकि देखिए कोई भी अपलोड करे और इजीली उसको एक क्लिक पर, अगर गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो उसको अवेलेबल हो। तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इन शॉर्ट इसको समझो, और ज्यादा सुरक्षित बनाना और ज्यादा स्किल्ड बनाने के लिए एनटीटी लॉकर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको विकसित किया है। ओके, पहले भी डिजी लॉकर लाया जा चुका है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, जो एनटीटी लॉकर है उसमें हर जो स्टार्टअप है, जो कॉरपोरेट्स ग्रुप हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज है, वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको इस पे अपलोड कर सकती है। इन्हीं के लिए ये डिजाइन किया गया। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को यहां पर डिजिटली रख सकते हैं और कभी भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। जो डिजी लॉकर लाया गया था वो 2015 में लाया गया था, और अब जो एनटीटी लॉकर लाया गया है वो लाया गया है 2025 में। ओके, हाल ही में चीन ने किस नाम की दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण किया है? तो चाइना ने देखिए दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई है और इसको नाम दिया है तियान शान शेंगली टनल। तियान शान शेंगली टनल पूरी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे टनल है, जो कि एक्सप्रेस वे पर बनाई गई है ना। कितनी लंबी है? 22.13 किलोमीटर।
चीन का एक पर्टिकुलर प्रांत है शिनजियांग प्रांत, यहां पर यह टनल देखने को मिलती है। और जो चीन की एक बहुत ही बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड को घेरने के लिए उसने एक पॉलिसी बनाई थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत पूरे वर्ल्ड को ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना चाहता था जो कि चाइना के कंट्रोल में हो। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे ही वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। इसके तहत चाइना ने वर्ल्ड की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। ठीक है, नाम क्या दिया गया? तो नाम दिया गया तियान शान शेंगली टनल। अब वन बेल्ट वन रोड, ये जो इनिशिएटिव है चीन का, 150 से अधिक देश है ना, इसके 140 से अधिक देश इस योजना का हिस्सा है। 150 से भी अधिक देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इसका उद्देश्य था, लेकिन अभी केवल 140 देश ही इसका हिस्सा है। इंडिया चीन की इस योजना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड का एक हाईवे जो है वो जो अक्साई चीन का एरिया है, अक्साई चीन का एरिया जो कि इंडिया का, लद्दाख का वो एरिया जो कि चाइना के पास है, वहां से होकर गुजरता है, जिस पर इंडिया को आपत्ति है। और इवन पीओके से भी होकर गुजरता है, तो इंडिया को आपत्ति है क्योंकि भाई वो हमारा क्षेत्र है। ओके, तो 2013 में चीन ने शुरुआत किया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। आगे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे ईडा के नाम से जाना जाता है, इसने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत का जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ईडा, इसने नेपाल के साथ एक समझौता किया है एक जल विद्युत परियोजना को लेकर, जिसका नाम है कर्णाली जल विद्युत परियोजना। कर्णाली जल विद्युत परियोजना नेपाल में कर्णाली नदी पर स्थित है। ओके, नेपाल में एक नदी बहती है कर्णाली रिवर। इसका उद्गम तिब्बत के माचा खवाब से होता है, चाइना के एरिया से, और यह नदी आती है नेपाल से फिर ये इंडिया में आती है और बिहार में घग्गर रिवर से ये मिलती है। तो कर्णाली रिवर इंडिया में किसकी सहायक है? तो घग्गर रिवर की। नेपाल से होती हुई आती है, तिब्बत से निकलती। अब इस कर्णाली रिवर पर जो जल विद्युत परियोजना है उसके डेवलपमेंट के लिए भारत की ईडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और नेपाल की गवर्नमेंट के मध्य में एक संयुक्त समझौता हुआ, जिसके तहत इंडिया मदद करेगा नेपाल की इस जल विद्युत परियोजना के डेवलपमेंट में। कर्णाली जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। मतलब क्या हुआ रन ऑफ रिवर का? मतलब यह कि भाई कोई डैम जलाशय नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि जो नदी का नेचुरल फ्लो है ना, उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। नेचुरल फ्लो का ही यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अननेसेसरी बड़े बड़े डैम रोकने के लिए नहीं बनाए जाएंगे। तो ये कर्णाली जल विद्युत परियोजना है इंडिया और नेपाल के मध्य में। इंडिया की ईडा और नेपाल की गवर्नमेंट के मध्य में हाल ही में यह समझौता देखने को मिला है। जो बिजली उत्पन्न होगी वो फिर बाद में इंडिया और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट की जाएगी। इसमें इंडिया का कुछ हिस्सा रहेगा और बाकी बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, तो कर्णाली जल विद्युत परियोजना किस देश में है, क्वेश्चन ये पूछा जाए तो ये देखने को मिलती है नेपाल में। 22 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हमने इजीली यहां पर डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के रिवीजन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में विमेन और मेन कैटेगरी का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है इंडिया ने, फाइनल में नेपाल को हराकर। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? तो यह मनाती है 19 जनवरी को। कोकोबोर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमने बात की थी त्रिपुरा में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो ये 47वें प्रेसिडेंट है। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही ट्रोजन गन किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य में सहयोग से विकसित की गई। हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? तो यह है मूसी नदी के ऐतिहासिक स्थल और
एक गुजरात का प्लेस है, वहां की जो वाटर सिस्टम है उसको शामिल किया गया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण किसने जारी किया? तो यह जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हैं, डिस्कस किए थे हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, किस सिख गुरु को मुगल शासक औरंगजेब ने मरवाया था? तो यह है सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से शुरू होती है ना, लार से, जैसे हम खाते शुरू हो जाती। तो ये तीनों क्वेश्चन कल के सेशन के थे, आंसर मिल गया हमको। अब हम आएंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पहला क्वेश्चन, जो स्टेट पीएससी है और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है ना, राज्य और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संबंध में प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? 2011 की जनगणना में हमारा लिंगानुपात कितना था? और भारत की 43वीं यूनेस्को साइट किसे घोषित किया गया था? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए और एप्लीकेशन पर जरूर विजिट कीजिएगा। एक बार आप सभी विजिट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि काफी सारे आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर बहुत ही अच्छे नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, डिस्काउंट है काफी अच्छा, तो चेकआउट कीजिए एक बार। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।